after 3 to 4 days. After that, I will individually on Zoom will take the viva of that assignment and mark grading will mark. So that is your paper. So be happy all of you कि ये बड़ा अजीब तरह का एग्जाम होने जा रहा है। तो इस हवाले से आप भी इस किसी हवाले से खुश हो जाइए कि अब जैसा भी है ये एग्जाम तो अब होना है। समझ लगी जो मैंने कहा है आपसे? यस सर। सर असाइनमेंट खुशी नहीं हुई जी, अभी असाइनमेंट भी रहती मुझे पता है, वो भी आपने जमा करवानी है। मैं तो वो असाइनमेंट देनी थी आपको, मैं क्या आजकल असाइनमेंट दे दूंगा, चले एग्जाम भी हो जाएगा, साथ असाइनमेंट भी जमा हो जाएंगी और देन आई विल ग्रेडिंग विल मेक फॉर यू। लेकिन अब ये भी वही चीज़ है, असाइनमेंट टाइप आपको ये भी चीज़ देनी है, असाइनमेंट देनी है और असाइनमेंट एक अलग से भी देनी है 12 नंबर की जो है। तो दैट इज़ वेरी स्ट्रेंज फॉर एट दिस मोमेंट। सर तो ये जो असाइनमेंट है ये मतलब हम लोगों का जो पूरा कोर्स है उसको शॉर्ट फॉर्म में यानी समरी टाइप लिखना है? नहीं, इसमें ऐसा नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आप इम्पोर्टेंस के हवाले से जिस तरह से आपसे पूछा जाएगा उस हवाले से आप उससे राइट अप करेंगे। और एक बात मिसाल के तौर पे हम ये कहते हैं कि व्हाट आर द फ्यूचर ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल एंड क्वालिटी कंट्रोल एनालिसिस। तो क्वालिटी कंट्रोल एनालिसिस के हवाले से तो फ्यूचर किसी तरीके से भी डार्क नहीं है। यू नो बेटर देन मी कि हमेशा से क्वालिटी की ज़रूरत रही है और उसकी एश्योरेंस की ज़रूरत रही है और नेवर इट इज़ वाज पॉसिबल कि ना मुस्तकबिल में कभी ये पॉसिबल होगा कि आप क्वालिटी कंट्रोल स्टडी ना करें। डेफिनेटली ईच प्रोडक्ट डिमांड अ क्वालिटी कंट्रोल स्टडी, एनालिसिस स्टडी। ये तो एक यानी कि जस्ट एक लेमैन और एक छोटा सा ऐसा इंसान जिसे सिंपल पता है कि अगर कोई चीज़ की मॉनिटरिंग होगी तो अच्छे तरीके से बेहतर प्रोडक्ट हो सकती है। दूसरी ये चीज़ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आम इंसानों को भी नहीं पता, बल्कि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी लोगों को नहीं पता होता, सिर्फ उन्हें ही पता होता है जिनका उससे वास्ता होता है। डेफिनेटली यू नो फिजिक्स के अंदर क्या हो रहा है, बायोलॉजी के अंदर क्या हो रहा है या दूसरी ब्रांचेस ऑफ नेचुरल साइंसेस या सोशल साइंसेस के अंदर क्या हो रहा है। आई थिंक कि बहुत सारे लोग इस चीज़ को से ला इल्म हैं, ला तअल्लुक़ हैं या नहीं जानना भी नहीं चाहते। लेकिन जो चीज़ें आपको मिसाल के तौर पे रेडियो फार्मास्यूटिकल है, आपके लिए भी एक नया टॉपिक है। डेफिनेटली आई थिंक अबाउट ऑल दिस थिंग बिफोर दिस सेमेस्टर। तो अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि राइट अबाउट द रेडियो फार्मास्यूटिकल और व्हाट यू सी अबाउट द फ्यूचर ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल इन दिस इन पाकिस्तान, so definitely there is a lot of things to have to write and a lot of things have to discuss sorry। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप डिस्कस कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपकी सेंसिटिविटी के ऊपर। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि एक इंस्ट्रूमेंट ऐसा होता है जो कि बैलेंस वाला, ये आपसे डिस्कस की था मैंने क्लास में, कि बहुत सस्ता सा होता है, लेकिन एक जो एनालिटिकल बैलेंस होता है वो बहुत महंगा होता है। सिर्फ फ़र्क क्या होता है, सेंसिटिविटी का फ़र्क होता है। जिसके अंदर सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है उसकी कीमत भी ज़्यादा लगती है। सेंसिटिविटी से मुराद मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी कह सकता हूँ इन अदर वर्ड्स, कि जो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है, छोटी-छोटी चीज़ को सेंस करके अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कोशिश करता है, डेफिनेटली वो ज़्यादा कीमत वाली चीज़ होती है। अब आपको अगर असाइनमेंट दी जाती है सम स्टूडेंट कुछ ऐसे होते हैं जो अगर हम रेडियो फार्मास्यूटिकल के हवाले से पूछते हैं वो सिंपल डेफिनेशन लिखते हैं, 1-2 एग्जांपल देते हैं और जब पूछते हैं जी आपसे रेडियो फार्मास्यूटिकल के मतलब पूछा था, कहते हैं सर वो लिखा तो है हमने रेडियो फार्मास्यूटिकल, साथ एग्जांपल भी हमने दे दी है। ये उनका सेंसिटिविटी लेवल है, ये उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेवल है। और कुछ ऐसे होते हैं जो रेडियो फार्मास्यूटिकल को जब हम डिस्कस करते हैं तो उसके फिर मुकम्मल डेप्थ में जाके स्टडी करते हैं और उसको ईच एंड एवरी एस्पेक्ट्स के हवाले से डिस्कस करते हैं। तो डेफिनेटली ये उनकी सेंसिटिविटी है कि वो रेडियो फार्मास्यूटिकल को कितना, यानी कि ज़रूरी नहीं है रेडियो फार्मास्यूटिकल में बात करो, या कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, कोई भी टॉपिक हो सकता है, कोई भी टर्म हो सकती है, कोई भी प्रोसेस हो सकता है। तो सभी के हवाले से आपकी सेंसिटिविटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी जितनी ज़्यादा होती है
उतनी ही ज्यादा आपकी ग्रेडिंग बेहतर होती है। सॉरी। तो इस हवाले से ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में ले जाते हैं सवाल को, या उसको लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में ले जाते हैं। इट इज ऑलवेज डिपेंडिंग ऑन यू। एनी अदर क्वेश्चन? सर इस असाइनमेंट की टाइमिंग क्या होगी? जी बच्चा, इसमें ये होगा कि आपको हम असाइनमेंट के लिए 5 दिन दे देंगे। आपसे मैं अगर मैं जुमे को आपको असाइनमेंट देता हूँ, कल या परसों इंशाल्लाह, तो डेफिनेटली देयर आर यू हैव ओनली 5 days इन योर हैंड्स। मैं चाहूँगा कि अगले जुमे से पहले पहले आप मुझे मुकम्मल तौर पे जमा करवा दें, और हम जुमे को इंडिविजुअली आपका वाइवा कंडक्ट कर दूं। मैं हर बच्चे से, मैं हर तालिब इल्म से मैं ऑनलाइन वाइवा लूँगा, और डेफिनेटली उनसे बिल्कुल बेलमुशाफा सामने, और उनसे डिस्कस करूंगा कि व्हाट एक्चुअली यू हैव स्टडीड एंड व्हाट एक्चुअली यू हैव discussed in this assignment. You have written a lot of things, so how you can all these collected and assimilated and concluded all these things. तो ये हम उनसे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ओके सर। तो इसमें एक हम इसको अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं एक पॉजिटिव वे के साथ, दैट इज आल्दो के ड्यू टू सम रीजन हमें इसके ऊपर जाना पड़ा है, उसकी एक पॉजिटिविटी के हवाले से अगर हम देखें तो हम इस हवाले से इसको देख सकते हैं कि दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू स्टडी इन डीपली ऑफ लिटरेचर, और उस हवाले से हम उसको बेहतर से बेहतर लिखें, और जब हम विल ट्राई टू राइट इट इन अ वेरी एक्सीलेंट वे, तो हम कॉन्फिडेंस के साथ बात भी कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ कायल भी कर सकते हैं। तो ये एक अहम संग मील होगा। अशफाक, हेलो इशफाक, आर यू हेयरिंग मी? अच्छा, इसको ना आज के लेक्चर को रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? हाँ, इसे साइलेंट कर दो आज, क्योंकि इसमें हमने जो मैंने इसको सिर्फ आज गो थ्रू करना है सिलेबस को, उसके हवाले से ये है कि ये आपको मुकम्मल तौर पे एक अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है ड्यूरिंग द राइटिंग। आप जब आप राइट अप करेंगे अपनी असाइनमेंट को, यू आर कंप्लीटली फ्री टू कंसल्ट विद मी एट एनी टॉपिक, कि यहाँ पे सर हमें समझ नहीं आ रही ये एक लाइन या ये एक फिनोमिना हमें समझ नहीं आ रहा, इसमें काइंडली हमारी हेल्प कर दें। तो उसमें फिर ये होगा कि ये ज्यादा, क्योंकि अभी मैं जस्ट आपके साथ गो थ्रू करना पूरा सिलेबस, जितना जो जो चीजें बहुत अहम है, और इसके ऊपर हमें डिस्कस भी आज मैं कर देता हूँ थोड़ा सा। आप बेशक इस मीटिंग को डुप्लीकेट कर लीजिएगा। व्हेन वी एंड दिस मीटिंग यू हैव टू स्टार्ट अ न्यू मीटिंग वेरी रैपिडली। ठीक हो गया। अच्छा बच्चों, उसमें एक और चीज जो बच्चे ने शायद बच्चे ने कल मुझसे सवाल किया था, दोबारा कह रहा हूँ कि उसने ये सवाल किया था कि सर क्या जो रिसर्च स्टूडेंट आप चूज करने वो आप लोगों ने चूज करने हैं? नहीं बेटा, ये हम लोगों ने चूज नहीं करने होते। दीज आर द यू पीपल, दिस इज अ राइट ऑफ यू पीपल। ये आप लोगों का हक है कि यू आर कंप्लीटली फ्री एंड हैव अ फ्रीडम इन ऑर्डर टू चूज योर सुपरवाइजर। so you should have to consult, you should have to I think about in which टीचर, या कौन सा ऐसा टीचर है जिसके साथ आपकी केमिस्ट्री मैच करती है। मैच करने से मुराद ये है कि व्हाट एक्चुअली यू आर थिंकिंग, आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या करना चाहते हैं, या आप डिस्कस करते हैं कि आपका टीचर क्या करवा रहा है और क्या आपके वो मजाज या आपके इंटरेस्ट के मुताबिक है। तो देन डेफिनेटली 2-3 चीजें आपसे जरूर आपको कंसल्ट होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि एक तो ये कि हम जो भी रिसर्च करेंगे वो कंसल्ट करके करेंगे अपने टीचर के साथ। देर आर यू नो कि डॉक्टर मैं हूँ, डॉक्टर अब्दुल्ला, डॉक्टर शहजाद हैं, डॉक्टर किरण हैं, डॉक्टर समरीन हैं, डॉक्टर अता हैं, डॉक्टर फौजिया हैं। ये टोटल मेरे ख्याल 7-8 हम लोग हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर।
So definitely you should consult all of these, yeah, any one of these. You think that it is better for me, and his chemistry and her chemistry is more relevant to me, और मेरे मजाज के मुताबिक है, तो you should have to this always this is depending on you, कि उसमें फिर ये होता है कि we actually giving you, और sometimes student simply ऐसा नहीं होता कि टीचर्स के पास जाते हैं, कुछ टीचर्स के पास जाते हैं, जाके उनके साथ कंसल्ट करते हैं, और डेफिनेटली ये बहुत अच्छा कह लें कि एक कह सकते हैं कि पैटर्न है और कस्टम है कि आप कंसल्ट करें, और ये अच्छी जो सेहतमंद कौमें होती हैं वो ऐसा ही करती हैं कि जो चीज़ें करनी होती हैं पहले उसको कंसल्ट करती हैं, उसके साथ डिस्कशन करती हैं और कॉन्सेंट लेती हैं कि ये मैं तो उस हवाले से ये बहुत अहम होगा। लेकिन आपको एक परफार्मा दिया जाएगा, उस परफार्मे के ऊपर यू शुड हैव टू राइट 3 नेम्स प्रायोरिटी ऑर्डर पे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, के फर्स्ट ऑफ ऑल यू व्हाट किसको आप चूज करना चाहते हैं, नंबर 1 पे, नंबर 2 पे, और अगर वो नहीं मिलता फिर नंबर 2 पे कौन सा होना चाहिए आपके लिए, अगर पहले 2 नहीं मिलते तो तीसरे नंबर पे आप, तो 8 में से ये 3 टीचर आप हमें ऑप्शन देंगे, तो हम उसमें से फिर हमारी एक मीटिंग होती है सभी टीचर्स की, वो सभी टीचर फिर वहाँ पे डिस्कस करते हैं, तो देन वी कह लें कि हम वहीं पे डिसाइड हो जाते हैं। ये चीज आपको क्लियर होगी, ठीक है बेटा? ठीक है सर। सब ओके। तो इसलिए ये सारा का सारा आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको मैनेज करेंगे इंशाल्लाह। अब हमारे पास स्टूडेंट एक ही टीचर के पास जाना था, नहीं ऐसा नहीं होता, लिखने को लिख लेते हैं, लेकिन एट दैट मोमेंट दे आर एक्चुअली डिसाइडिंग कि अब हम ये अगर किसी ने एक की 20 ने 10 बंदों ने एक की ऑप्शन दी है, एक स्टूडेंट ने एक यानी कि एक टीचर की 10 ने ऑप्शन दे दी है, तो मैक्सिमम फिर वो कंसल्ट करता है कि विच वन, वो थिंक करता है कि बेटर कौन सा है, क्योंकि हम वी आर ऑब्जर्विंग ऑल ऑफ यू ऑलवेज, हम सभी आपको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं हमेशा, और उस हवाले से फिर आप सभी तकरीबन हमारे सामने होते हैं, आपका थोड़ा बहुत जो है सारा यहाँ आपने ऑलरेडी कंसल्ट किया होता है, ये भी पॉसिबिलिटी होती है कि आपने किसी टीचर से ऑलरेडी कंसल्ट कर चुके होते हैं, तो दैट इज अ पॉसिबिलिटी। एनीहो बात का टीचर आपको ये बताते जरूर हैं कि हमारा एरिया क्या है, तो डेफिनेटली ये आपको भी इल्म होना चाहिए कि फलां टीचर का एरिया ऑफ रिसर्च क्या है। तो जो मेरा एरिया ऑफ रिसर्च है वो प्लांट से है रिलेटेड, प्लांट एक्सट्रैक्शन, उनकी फाइटोकेमिकल एक्सट्रैक्शन, देन उनकी बायोलॉजिकल स्क्रीनिंग है, वो बायोलॉजिकल स्क्रीनिंग एंटी बैक्टीरियल, एंटी कैंसर एंड लाइक दैट। और उससे बढ़कर जो दूसरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो रेडियो फार्मास्यूटिकल है, कि वो कंपाउंड जो बायोलॉजिकल एक्टिव होते हैं उनकी लेबलिंग विद रेडियो आइसोटोप्स एंड देन स्टडी इनसाइड द बायोलॉजिकल सिस्टम लाइक माइसेस या रैबिट्स के अंदर, एंड स्पेक्ट कैमरा के जरिए से उनकी इमेजिंग। ये 2 एरियाज हैं जिसके ऊपर मैं कंसल्ट करता हूं। आपको इल्म होना चाहिए कि टीचर किस किस में काम कर रहा है, यानी गूगल पे चले जाएं, गूगल से आपको पता चल जाएगा, हर टीचर का नाम लिखेंगे तो वहां पे उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपको सामने आ जाएगा, पेपर उनके आ जाएंगे कि ये किस किस एरिया में रिसर्च करवा रहे हैं। ठीक हो गया बच्चों? अब हम बात करते हैं वापस अपने असल असल हदफ के ऊपर आते हैं। तो फैक्टर जो अहम फैक्टर हैं जो डिजाइनिंग के हवाले से इफेक्ट करते हैं ऑफ द रेडियो फार्मास्यूटिकल, वी जस्ट इशफाक इनको थोड़ा सा ऊपर करो, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द डिजाइन ऑफ न्यू रेडियो फार्मास्यूटिकल। ओके ठीक है, आगे चलो और ऊपर करो। ठीक है, थोड़ा सा और ऊपर करो बेटा। आपसे सही तरह से मेरे ख्याल फाइल को हाँ अब ठीक है। सबसे पहले यह है कंपैटिबिलिटी। ओके थैंक यू। कंपैटिबिलिटी इससे मुराद ये होता है, ये मैं जस्ट अब गो थ्रू करूंगा, इसकी अब डेप्थ में मैं शायद मैं आपसे डिस्कस नहीं करूंगा, गो थ्रू जरूर मैं आपसे के साथ करूंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए।
कंपैटिबिलिटी से मुराद ये होता है कि either the radiopharmaceutical actually that you have want to design it is compatible to the your body or not. Sometime ऐसा होता है कि आप कोई रेडियो फार्मास्यूटिकल डिजाइन करते हैं फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉडी, या बाज़ का ऐसा भी होता है कि आप रेडियो फार्मास्यूटिकल डिजाइन की हुई है, जैसा कि यू नो कि जब हम फिजिशियन के पास जाते हैं तो फिजिशियन एक सवाल करता है अपने पेशेंट से कि व्हाट टाइप ऑफ मेडिसिन एलर्जेटिक फॉर यू, कि जिससे आपको एलर्जी होती है तो वो मुझे बताएं। तो अगर वो उसका ज़रूरी नहीं होता कि वो जो फार्मास्यूटिकल है उसी तरह के दूसरे बंदे के लिए एलर्जी पैदा करे या ना करे। अगर एक के लिए करती तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो दूसरे के लिए भी करेगी। उसका सिंपल रीज़न ये होती है कि देयर इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ केमिकल दैट आर प्रोड्यूस इन one person maybe not produced in another person, which actually very sensitive for that. Actually going to label some type of compounds and radio pharmaceutical carrier molecule ले सकते हैं। कैरियर मालिक्यूल से मुराद मैं बारहा आपसे डिस्कस कर चुका हूँ कि वो मालिक्यूल जिसके साथ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को लेबल किया जाता है। उसका काम ये होता है कि वो उस रेडियो आइसोटोप को टू द प्लेस ऑफ द डिजीज लेके जाता है ताकि वहां पे अकोमोडेट कर सके और अपनी जिस मकसद के लिए इसको बनाया गया है, आइदर फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस, आइदर फॉर द थेरेप्यूटिक पर्पस, वो उससे प्रोसीड करवाया जाए। पॉसिबिलिटी ये होती है कि वो रेडियो फार्मास्यूटिकल जो डेवलप हो चुकी है वो उस पे करता है तो उसे एलर्जी होती है। अब कट गई है, अब आ रही है, अब ठीक है। आज एक्सपीरियंस था। ओके, मैं मोबाइल से आज क्लास ले रहा हूँ, थोड़ी सी तबीयत नहीं ठीक थी। अब आ रही, चलें ठीक है। तो उसमें फिर ये है कि जब कंपैटिबिलिटी हम फिर उससे हिस्ट्री पूछते हैं, पेशेंट से फिजिशियन ये पूछता है कि आइदर ए मॉलिक्यूल या ए मेडिसिन, कोई भी मेडिसिन ए बी सी कोई, कि क्या ये मेडिसिन आपके लिए एलर्जी तो पैदा नहीं करती है। तो अगर वो पेशेंट ये कहता है कि नहीं ये एलर्जी पैदा नहीं करती है तो देन वो सर आपकी आवाज अब नहीं आ रही। पेशेंट्स को लेबल करके लगा दी चलता है। नहीं आ रही, एक मिनट मैं थोड़ा सा प्लेस चेंज करता हूँ, माइट भी सिग्नल्स का बात का इशू होता है। टुडे आई एम टेकिंग द क्लास ऑन लैपटॉप मोबाइल, तो इसमें चेक करता हूँ। जी आप मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि आपको ये सिग्नल क्लियर हुए? सर यस सर अब ठीक है। ओके, तो लिहाजा एक मेडिसिन का कंपैटिबल होना बहुत ज़रूरी है कि जो भी रेडियो फार्मास्यूटिकल हम पेशेंट को एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए डेवलप करते हैं दैट शुड बी कंपैटिबल इन ईच वे। किसी तरह की उससे टॉक्सिसिटी नहीं होनी चाहिए, किसी वजह से उसके अंदर उसकी कह लें कि एलर्जी नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें पहले से उस इल्म होना चाहिए फिजिशियंस को, तो देन वो रेडियो फार्मास्यूटिकल कंपैटिबल बनती है फॉर पर्टिकुलर टाइप ऑफ ए पर्सन। या बात दूसरी चीज़ जो बहुत अहम है वो ये है कि आपके पास 1 2 3 4 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो कि एक ही तरह का फंक्शन परफॉर्म करते हैं बॉडी के अंदर, एक ही तरह का मेडिसिन है। यानी कि आपको पता है कि बस सम टाइम आप फार्मेसी पे जाते हैं तो आपके पास वो जो फिजिशियन आपको प्रिस्क्रिप्शन देता है कि ये मेडिसिन आपने इनटेक करनी है, तो वहाँ पे फार्मेसी वाला कहता है ये तो नहीं है लेकिन इसी तरह की दूसरी है जो को यही फंक्शन परफॉर्म करती है, तो उसका साल्ट मुख्तलिफ होता है। तो अब ये है कि वो मे बी कि वही काम करे लेकिन उसका फिर रूट मुख्तलिफ होगा। अगर वो ए को इनहिबिट करती है जो दूसरी है तो वो उसी रूट के ऊपर बी को इनहिबिट करती है, यानी कि एक स्टेप
जैसा एक ही रोड के ऊपर अगर 3 बैरियर बने हुए हैं, तो एक गाड़ी पहले बैरियर के ऊपर रुक जाती है, दूसरी गाड़ी दूसरे बैरियर के ऊपर, तीसरी गाड़ी तीसरे बैरियर के ऊपर रुकती है, लेकिन रूट तो एक है। लेकिन रुकने का जो कह लें कि फासला वो मुख्तलिफ है, क्योंकि बैरियर मुख्तलिफ जगहों के ऊपर लगे हुए हैं। तो सिमिलरली किसी भी मैकेनिज्म के अंदर एक से ज्यादा टारगेट हो सकते हैं। तो अगर वो कहता है कि ये काम वही करती है, उसका मतलब ये होता है कि इसका टारगेट उसी रूट के ऊपर कोई टारगेट है, लेकिन वो टारगेट नहीं है जो कि पहले वाली का टारगेट है, या जो पहले से उसने डिवाइस की हुई है डॉक्टर ने। तो इसका मतलब ये कि जब वो लेंगे तो पॉसिबिलिटी ये होती है कि वो कंपैटिबल ना हो। तो वो फिजिशियन डिसाइड करता है कि आइदर इट इज कंपैटिबल और नॉट फॉर दिस पर्सन, के हो सकता है कि उसे पता हो कि जब बी बैरियर के ऊपर पहुंचेंगे तो वहां पे कोई और मॉलिक्यूल भी आ रहा, तो उस मॉलिक्यूल के लिए इसके पास इसकी कंपैटिबिलिटी ना बन रही हो, लिहाजा इसे ए पे रोकना जरूरी है। सम टाइम होता है ना कि यार बच्चों को शुरू में ही उसकी आदत अच्छी कर लें तो बेहतर है, ना कि जब बड़े हो तो फिर हम करना शुरू करें, आदत उनकी सेट करना शुरू करें। तो एक ये रीजन ये हो जाती है कि आप उसकी जो है कंपैटिबिलिटी राइट फ्रॉम दी अर्ली स्टेज यू हैव टू डिसाइड। तो ड्यू टू दिस रीजन, तो ये कंपैटिबिलिटी के हवाले से मॉलिक्यूल को जब डिजाइन किया जाता है तो हमें ऐसा मॉलिक्यूल लेना चाहिए जो कि अर्ली स्टेज के ऊपर उसको रोक दे। तो ये भी एक कंपैटिबिलिटी के इशू में आती है। दूसरी चीज ये चार्ज, बहुत सारे मॉलिक्यूल चार्ज पार्टिकल भी हो सकते हैं और अनचार्ज भी हो सकते हैं, लेकिन कीप इन योर माइंड डियर स्टूडेंट्स के ट्राई ये की जाती है कि जो भी आप रेडियो फार्मास्यूटिकल डेवलप करते हैं दैट शुड बी न्यूट्रल वन, उसके ऊपर चार्ज नहीं होना चाहिए। बिकॉज अगर चार्ज होता भी है तो उसके अपने कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन से पास नहीं कर पाती, बास का तो वो सही तरह से इंटरेक्ट नहीं कर पाती जो चार्ज पार्टिकल हैं। चार्ज पार्टिकल सम टाइम ब्लड के ही अंदर इंटरेक्ट कर लेते हैं किसी मॉलिक्यूल के साथ, किसी एंजाइम के साथ या किसी हार्मोन के साथ। लिहाजा ये एक इशू एग्जिस्ट करता है कि यू शुड हैव टू यूज सम टाइप सॉर्ट ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल फॉर रेडियो फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट, या आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल योर रेडियो फार्मास्यूटिकल शुड बी अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल। अगर उसके ऊपर चार्ज है तो जस्ट कीप इन योर माइंड कि यार अगर चार्ज है तो वो रास्ते में जाते हुए किसी ना किसी के साथ इंटरेक्ट करने की सलाहियत जरूर रखता है, आइदर थ्रू इंटरेक्शन, आयनिक इंटरेक्शन, और थ्रू इट विल इंड्यूस सम डाइपोल इन अदर मॉलिक्यूल। तो उस डाइपोल अपने चार्ज की वजह से डाइपोल इंड्यूस करे, फिर उसके साथ रिएक्ट करे। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स, लिहाजा किसी ना किसी हवाले से ये उसके साथ इंटरेक्ट कर सकता है। तो इस चीज से अवॉइड करने के लिए ट्राई बेस्ट पॉलिसी इज दैट कि यू हैव टू टेक अ न्यूट्रल रेडियो फार्मास्यूटिकल, यू हैव टू मेक अ न्यूट्रल रेडियो फार्मास्यूटिकल, इट विल बी अ कंपैटिबल वन। साइज ऑफ मॉलिक्यूल के हवाले से जब हम बात करते हैं तो उसमें ये एक चीज होती है कि अच्छा इसमें एक और चीज लिखी हुई है कि जो द ग्रेटर चार्ज अगर उसके ऊपर होता है तो भी असर पड़ता है। तो डेफिनेटली सॉल्युबिलिटी के ऊपर जरूर असर पड़ता है। यही चीज जो मैंने अभी बात कही कि अगर वो चार्ज है तो वो इंटरेक्शन करने की सलाहियत, सॉल्युबल होने की सलाहियत ज्यादा है। तो समटाइम सॉल्युबिलिटी इफेक्टिव होती है, समटाइम सॉल्युबिलिटी इफेक्टिव नहीं होती है। तो वो सॉल्युबल हो जाता है, वो कहता है कि शायद यही मेरा टारगेट था, मेरा सॉल्युबल होना, वो सॉल्युबल होके आगे टारगेट तक पहुंचता ही नहीं है। जैसे कि एक एग्जांपल, चलो मैं आपको यहाँ से एग्जांपल कोड कर देता हूँ। इट इज बेटर फॉर यू कि एक बंदा किसी जगह पे टारगेट जाता है किसी मकसद के लिए, स्कूल से पढ़ने, बच्चा घर से निकलता है जी, मैंने जैसे अभी एजेस में होता था, तो खैर ऐसा कोई सिलसिला बहुत कम रह गया, देखने को कम मिलता है, लेकिन पहले ये होता था बच्चे घर से बस्ता उठाया, स्कूल को गया, रास्ते में एक मदारी वाला लगा हुआ था, वो मदारी वाला करतब दिखा रहा था बांदर और बकरी वगैरह के, वो बच्चा वहीं पे खड़ा हो गया और वो करतब देखता रह गया। मीन कि वो जा रहा था, उसके मतलब की चीज, उसके इंटरेक्शन की चीज रास्ते में उसको मिली, वो उसी के अंदर डिजोल्व हो गया। तो डिजोल्व होने से वो टारगेट तक नहीं पहुंच सका, अपने जो टारगेट उसे दिया गया था, जिसके लिए वो घर से चला था, जिसके लिए उसे पुश किया था इनटू द रूट के जाओ और स्कूल जाओ, वहां से जाके पढ़ के, लेकिन रास्ते में उसके इंटरेक्शन की चीज उसे मिल गई और वहीं पे वो डिजोल्व हो गया, वही खड़ा रहा। और जब वो फारग हुआ वहां से, पता चला तो अब तो 2-3 घंटे गुजर चुके हैं, अब गया तो सर मारेंगे या वो वहां होगा। तो आफ्टर दैट वो वापस वैसे ही लौट आया। तो डियर ये एक एग्जांपल इस हवाले से बेस्ट है कि सॉल्युबिलिटी सम टाइम इफेक्टिव होती है,
सम टाइम नॉन इफेक्टिव होती है, लेकिन टारगेट की सिचुएशन के अंदर इट इज मच डेंजरस। साइज के हवाले से जब हम बात करते हैं तो इट इज आल्सो वेरी कॉमन सेंस थिंकिंग के साइज के हवाले से समटाइम मालिक्यूल का जो मोलेक्युलर वेट है, जो यहाँ पे लार्जर मालिक्यूल, जो बहुत बड़े बड़े मालिक्यूल होते हैं, 60,000 आर नॉट फिल्टर थ्रू द ग्लोमेरुलर इन द किडनीज। ये ज़ाहिर है कल भी मैंने बताया था आपको कि ग्लोमेरुलर एक ट्यूब्यूल्स हैं किडनीज के अंदर जिसमें फिल्ट्रेशन होती है। वहाँ पे बहुत सारी सिचुएशन एग्जिस्ट करती हैं कि कौन कौन से मालिक्यूल वो उसे फिल्टर करने देता है, कौन किन किन मालिक्यूल को रोक लेता है। तो इशफाक ऐसा करो कि रिकॉर्डिंग पे लगा ही लो, मैं क्योंकि अब तफसील ही बताना शुरू कर दी है। मैं तो ये चाहता हूँ जस्ट आपको टॉपिक बता दूंगा कि टॉपिक बता के आगे निकल जाओ। ठीक हो गया। हाँ, जो जर्नल थिंग है वो काइंडली स्किप कर देना, ठीक है, उनको नहीं रहने देना इसके अंदर। अच्छा ओके, उसमें अब साइज ऑफ द मॉलिक्यूल के हवाले से देखिए, अगर जो हमारे किडनी बेसिक जो ऑर्गन, डो सेंसिटिव ऑर्गन जिसे हम बात करते हैं, जिसके ऊपर अगर आवाज नहीं आ रही पता नहीं, अब बताएं, अब कुछ फर्क पड़ा है? मुझे नहीं पता कि अब क्यों नहीं आ रही। ठीक हो गया, ओके जी। तो उसमें जब हम बात करते हैं साइज के हवाले से, तो डोज सेंसिटिव के कुछ ऑर्गन डोज सेंसिटिव होते हैं या डोज लिमिटिंग ऑर्गन कहा जाता है। ये आपने टर्म्स याद रखनी है। डोज सेंसिटिव या डोज लिमिटिंग ऑर्गन से मुराद ये होता है कि वो ऑर्गन जिनमें थोड़ी सी भी डोज ज्यादा हो जाए, जो परमिसिबल लिमिट है उनकी, तो वो बहुत ज्यादा उसके लिए खतरा बन जाता है उस ऑर्गन के लिए। तो ये केमिकली भी डोज हो सकते हैं, ये रेडिएशन डोज हो सकती है, दोनों हवालों से हो सकती है। बिकॉज वी आर ट्रीटिंग इन बोथ वेज, हम केमिकल के हवाले से भी बात कर रहे हैं, हम रेडिएशन के हवाले से भी बात कर रहे हैं। बिकॉज व्हेन एक्चुअली वी आर इंजेक्टिंग द रेडियोफार्मास्यूटिकल इनटू द पेशेंट बॉडी, definitely you should know that there is two things, one is radiation, other is chemical, so both are actually playing role, but जब जहां तक केमिकल की बात है, केमिकल का कोई इतना असर वहां पे एग्जिस्ट नहीं करता। वो क्यों का असर नहीं करता? Keep in your mind whenever you are asking कि how much quantity of radiopharmaceutical you actually injected into the patient body, that is not more than nanomolar quantity, बिकॉज यू नो कि जब हम एंटीबायोटिक खाते हैं या कोई भी ड्रग खाते हैं और उसकी जो ड्रग की क्वांटिटी हम डोज कैलिब्रेशन हमारे लिए की जाती है और हमें दी जाती है, प्रिस्क्रिप्शन की जाती है, तो वो ग्रामों के अंदर होती है। यानी कि एंटीबायोटिक दी जाती, कहा जाता है एक जो एंटीबायोटिक है 1 ग्राम वाली टैबलेट सुबह लेनी है, 1 ग्राम वाली टैबलेट। अच्छा, शायद डिस्कनेक्ट हो गया था या नई मीटिंग स्टार्ट की आपने? ओके, तो साइज के हवाले से हम बात कर रहे थे। साइज अगर आपका डोज जो केमिकल है वो डोज जो ऑर्गन है वो डोज लिमिटिंग है या डोज कह लें कि सेंसिटिव है, यू शुड हैव टू टेक केयर अबाउट दैट केमिकल। लेकिन रेडियो फार्मास्यूटिकल के अंदर जो हम डोज इस्तेमाल करते हैं वो इन नैनो मोलर क्वांटिटी में होती है, लेकिन जो हम रूटीन में कोई फार्मास्यूटिकल या मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं वो ग्रामों में हम इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा ग्रामों के अंदर इनकी वैल्यू होती है, परमिसिबल लिमिट होती है ऑर्गन्स की, कि इतने ग्राम अगर जाना इनको मिल भी जाए फॉर पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड, तो ये इसके ऊपर इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होता। हम रूटीनली मुसलसल नहीं कोई भी मेडिसिन ले सकते, क्योंकि वो मुसलसल लेंगे तो उनकी अकोमोलेशन आस्ता आस्ता बढ़ना शुरू हो जाएगी, वो टॉक्सिसिटी एक्सटेंसिव टॉक्सिसिटी दे देगा।
लेकिन जब हम बात करते हैं रेडियो फार्मास्यूटिकल की, मैं बारहा कह रहा हूँ कि उसमें नैनोमोलर क्वांटिटी इस्तेमाल करते हैं, बहुत कम क्वांटिटी, लिहाजा एक इशू उससे क्रिएट नहीं होता। वो इशू ये होता है कि आपसे वो जो आर्गन है वो डोज सेंसिटिव नहीं बनता, क्योंकि डोज बहुत कम है, लिहाजा उसे सही तरह से सेंस नहीं कर पाता, लिहाजा उसका नुकसान भी नहीं है। लेकिन दूसरा जो इसी का फैक्टर है वो क्रिटिकल होता है। वो ये होता है कि आपका जो मॉलिक्यूल है वो मैक्रो मॉलिक्यूल है, बड़ा मॉलिक्यूल है, 60,000 से ज्यादा है उसका मोलेकुलर वेट है। तो देन यू शुड हैव टू टेक केयर कि ये जो मॉलिक्यूल है ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ग्लोमेरुलर ट्यूब्यूल्स के अंदर ये फिल्टर नहीं होता, जिसकी वजह से ये सही तरह से अपना जो किडनीज को ब्लॉक कर सकता है और बाकी जो किडनी का फंक्शन होता है उसको भी ब्लॉक करने की सलाहियत रखता है। एक तो बात ये, लेकिन अगर यही मॉलिक्यूल जो बड़ा मॉलिक्यूल है रेडियो लेबल्ड है, डेफिनेटली वी आर स्टडीइंग द रेडियो लेबल, तो वो क्या करेगा, साथ रेडिएशन भी इमिट करेगा, वो रेडिएशन की वजह से भी टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करेगा और अपने ब्लॉकिंग करने से भी टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करेगा। इन बोथ वे वो किडनी के ऊपर इफेक्ट करता है। लिहाजा what actually you should have to do in this matter, you should have to take care about, always use and choose very small molecule in this regard। तो फार्मास्यूटिकल के हवाले से आपको छोटे मालिक्यूल की सिलेक्शन करना जरूरी होता है, और वही एक बेहतरीन कह लें कि चीज है जिस हवाले से आप काम कर सकते हैं। साइज ऑफ द मॉलिक्यूल, प्रोटीन बाइंडिंग के हवाले से हम बात करते हैं। इसको थोड़ा सा ऊपर कीजिए। ओके, जब हम प्रोटीन के हवाले से बात करते हैं तो जितनी भी ड्रग्स हैं, बस ठीक है, थैंक यू, सारी की सारी जो है वो प्लाज्मा की प्रोटीन के साथ बाइंड नहीं करती, लेकिन कुछ ऐसी होती है जो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड कर, एल्बुमिन कहते हैं इसे। जो प्लाज्मा प्रोटीन होती है, हमारे प्लाज्मा ब्लड के 3 हिस्से होते हैं जो हमारे पास ब्लड है। एक तो ये होता है कि उनके अंदर आपके ब्लड सेल्स होते हैं, जिन ब्लड सेल को हम कहते हैं व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, एंड यू कैन से दैट इसको प्लेटलेट्स। अच्छा, दूसरी जो किस्म होती है वो इसका न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि मिनरल्स की फॉर्म में होते हैं, और तीसरी फॉर्म इसकी प्रोटीनस नेचर होती है, जिसमें अंदर एंजाइम्स हो सकते हैं, जिन्हें हार्मोन्स हो सकती हैं या एल्बुमिन हो सकती है। तो मेजर ये 2 हिस्से होते हैं, इसके 2 हिस्से ये होते हैं कि रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स अलग को कर दें तो बाकी जो चीज बचती है वो आपके पास प्लाज्मा बचता है। इन प्लाज्मा के अंदर एक प्रोटीन होती है जिसको एल्बुमिन कहते हैं। एल्बुमिन इज वेरी क्रूशियल रोल प्ले करती है आपकी पूरी बॉडी के अंदर, इसको कहने के फंक्शनलाइज करने के हवाले से। तो सम टाइम ऐसा होता है कि आपकी जो रेडियो फार्मास्यूटिकल है वो प्रोटीन के साथ बाइंड कर जाते हैं उसको एल्बुमिन के साथ। तो ये जो प्रोटीन के साथ बाइंडिंग है ये डेंजरस होती है, और ये आमतौर पे ऐसी रेडियो फार्मास्यूटिकल, ऐसा मॉलिक्यूल यू हैव टू चूज that have no ability to bind with the plasma protein, although it is affected by pH of the plasma, also the ionic concentration of the plasma, क्योंकि आयंस भी होते हैं प्लाज्मा के अंदर, और pH भी इसकी एक मेंटेन होती है 7.4 राउंड पर। तो all these things should be taken care कि at this pH they have no any ability, any capacity to bind with the albumin or like the proteins। So प्रोटीन बाइंडिंग के हवाले से you should do care in this regard। Neutron nature of protein, particularly its contact of hydroxyl, carboxyl and amino groups and their configuration in the protein structure determine the extent and strength of its binding to the radiopharmaceutical। So definitely you should know about that कि what type of albumin protein is there, और उसके ऊपर hydroxyl group है, sulfhydryl groups है, नहीं like that बहुत सारे group हैं। तो इनके साथ जो मैं मॉलिक्यूल डिजाइन करने जा रहा हूँ वो ज्यादा चार्ज पार्टिकल नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर ऐसे ग्रुप एग्जिस्ट नहीं ज्यादा करने चाहिए जो इनके साथ इंटरेक्ट कर दें वंडर वाल्स फोर्सेस के जरिए से। तो इन चीजों को मद्देनजर रखना बहुत जरूरी है। प्लीज नेक्स्ट। इसको थोड़ा सा आगे लेके चले इशफाक, थैंक यू, आगे ले चलो बस, इसको अगले पेज पे चलो, ठीक है, आगे चलो। ओके, सॉल्युबिलिटी के हवाले से हम डिस्कस कर चुके हैं, वो डेफिनेटली आगे चलने थोड़ा सा स्टेबिलिटी, ठीक है, यहाँ पे 1 मिनट ये रहने दीजिए स्टेबिलिटी के ऊपर। अच्छा, ये जो स्टेबिलिटी है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेबिलिटी आपके मॉलिक्यूल की, अगर ये कैसे हम करते हैं
जब भी कोई मालिक्यूल रेडियो फार्मास्यूटिकल डिजाइन करते हैं, मिसाल के तौर पे आपने एक कंपाउंड लिया, सिंपल रिएक्शन के जरिए से यू हैव टू टैग इट विद सम काइंड ऑफ आइसोटोप, रेडियो आइसोटोप, और आपके पास वो रेडियो फार्मास्यूटिकल डेवलप हो गई, तो डेफिनेटली देन यू शुड हैव टू स्टडी अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर रेडियो फार्मास्यूटिकल इन two medium. One is saline medium, in which actually you are synthesizing that particular type of radiopharmaceutical, and the is plasma serum, ब्लड सीरम मैंने अभी आपसे कहा, जो प्लाज्मा की बात की है वो एक्चुअली सीरम, हम उसे सीरम भी कहते हैं. तो यू शुड हैव टू incubate your newly synthesized radiopharmaceutical into plasma, and at a particular time interval you should have to take and analysis with the help of HPLC and instant thin layer chromatography. In both ways you should have to analyze that radiopharmaceutical that actually you have incubated in the serum, blood serum. तो इससे आपको ये इल्म हो जाएगा, ये पता चल जाएगा कि हाउ मच यू हैव इंटैक्ट रेडियो फार्मास्यूटिकल. इंटैक्ट से मुराद ये है कि कितनी आपकी प्योर रेडियो फार्मास्यूटिकल है, जो कि डिटैच नहीं हुई, जो कि डिस्ट्रॉय नहीं हुई, जिसका कम्प्लेक्स नहीं टूटा है, वो ऐसा अपनी असल हालत में मौजूद है. तो in this regard you will be able to calculate the stability of a radiopharmaceutical at particular type of intervals like that. आमतौर पे ये किया जाता है कि कम से कम एक हाफ लाइफ के अंदर उसकी जो स्टेबिलिटी है वो अच्छी रहनी चाहिए, like that more than 90% रहनी चाहिए. वन हाफ लाइफ ऑफ फिजिकल हाफ लाइफ ऑफ टेक्नीशियन के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ. तो वहां तक इसकी जरूरत, क्योंकि 6 घंटे के अंदर अंदर ये होता है कि 6 घंटे के अंदर अंदर आप का मालिक्यूल बन भी जाता है, बॉडी के अंदर इंजेक्ट भी हो जाता है, और 2 आवर्स की स्कैन भी कंप्लीट कर चुके होते हैं फिजिशियंस या ऑन्कोलॉजिस्ट. तो 6 आवर्स आर द बेस्ट स्पैन ऑफ टाइम फॉर स्टेबिलिटी. समटाइम मॉलिक्यूल्स आर वेरी स्ट्रांग इनफ and after 24 hours actually appear as an intact molecule. लेकिन आम तौर पे ये कहा जाता है कि 6 आवर तक तो इन्हें बेहतरीन स्टेबिलिटी इसकी रहनी चाहिए, बोथ इन मीडियम, इन सीरम एज वेल एज इन सेलाइन मीडियम. सेलाइन कहते हैं कि 9.9% सोडियम क्लोराइड के सोल्यूशन के अंदर भी उन्हें स्टेबल रहना चाहिए, बिकॉज देयर इज आयनिक स्ट्रेंथ इनसाइड योर ब्लड होती है आयन चैनल की वजह से. लिहाजा एक तो सिस्टम वहां पे आयनिक चैनल होता है आपके ब्लड के अंदर, दूसरा आपके ब्लड चैनल के अंदर एंजाइमेटिक होता है. लिहाजा इन दोनों एनवायरनमेंट के अंदर आपके मालिकों को स्टेबल रहना चाहिए. तो बाहर के एनवायरनमेंट के अंदर सेलाइन के अंदर उसकी स्टेबिलिटी चेक कर दी जाती है कि सोडियम आयन की मौजूदगी में कितना स्टेबल है, और दूसरी जो की जाती है वो सीरम की मौजूदगी में कि मुख्तलिफ एंजाइम हैविंग अ सीरम इन, तो उसके अंदर भी इसकी स्टेबिलिटी चेक कर दी जाती है. अगर वो 6 आवर तक 90% लेबलिंग रहती है, जिसका मतलब है कि योर मालिक्यूल इज गुड इनफ फॉर एडमिनिस्ट्रेशन इनटू द ह्यूमन बॉडी. तो ये एक डियर स्टूडेंट्स कुछ चीजें थी स्टेबिलिटी के हवाले से. फर्दर देयर आर वे ऑफ रेडियो लेबलिंग. हम कैसे रेडियो लेबलिंग कर सकते हैं, इसका तरीका क्या है? तो एक आइसोटोप एक्सचेंज रिएक्शन मेथड है. इसमें सिंपल ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है. जैसे कि मैंने कल आपसे बात की थी कि फ्लोरीन लगा हुआ मॉलिक्यूल के ऊपर, आप फ्लोरीन आपका कोल्ड फ्लोरीन है, नॉन रेडियो एक्टिव फ्लोरीन है, स्टेबल फ्लोरीन है, यू शुड हैव टू रिप्लेस इट विद सम काइंड ऑफ रेडियो एक्टिव लाइक दैट फ्लोरीन 18. वैसे तो फ्लोरीन यू नो कि 19 है ना इसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास. तो अगर आप उसकी जगह पे फ्लोरीन 18 लगा देते हैं तो इट इज पॉजिट्रॉन एमिटर, तो डेफिनेटली ये रेडियो एक्टिव बन जाएगा. यस, सम टाइप ऐसा होता है कि आप कार्बन 11 लगा देते हैं. जितना एक बात आपने जरूर जहन में रखनी है, बता दूं आपको, अगर आप इसको कीप कर सकें, पकड़ सकें, क्योंकि बात बहुत बड़ी है और नहीं छोटी है, बहुत छोटी सी बात है, और मुमकिन है कि आपके माइंड के अंदर ये उसको कोई जगह ना मिले एक छोटी सी चीज को. आप बड़ी बड़ी चीजें आपकी माइंड के अंदर फिट आती हैं ना, तो बड़े बड़े माइंड है, आप कहते हैं ये बहुत बड़ा माइंड है यार, इससे बात करते हुए डर लगता है. तो डेफिनेटली इज पॉसिबल फॉर कि हो सकता है कि आप के अंदर ये छोटी सी बात फिट ना बैठ सके. वो ये है कि आपका जो स्टेबल आइसोटोप होता है, मिसाल के तौर पे कार्बन 12 स्टेबल है, फ्लोरीन 19 स्टेबल है. अगर कोई भी आइसोटोप जिसका एटॉमिक मास स्टेबल से कम है तो वो पॉजिट्रॉन एमिटर होता है. कार्बन 11 है,
12 स्टेबल है और अगर कार्बन 11 लेंगे तो ये पोजिट्रॉन एमिटर होगा। समझ आई बात की? जैसा कि फ्लोरीन 19 है, अगर हम फ्लोरीन 18 लें तो वो ये पोजिट्रॉन एमिटर होगा। तो ये आपसे बस यही चीज बतानी थी, आपको समझ गए होंगे इंशाल्लाह। लेकिन अगर एटॉमिक नंबर इनसे ज्यादा है, स्टेबल से ज्यादा है, तो वो बीटा मीटर होगा। जी ये बात ज़हन में रहेगी? से हमारी अच्छा, काफी कंफ्यूजन भी दूर हो गई। जिसको पक्की हो गई है ना वो जरा हाथ खड़ा करे। चलिए, ये तो सभी ने हाथ खड़ा कर दिया है। अच्छा चले इंशाल्लाह, ये तो मुझे पहले ही पता था कि ये आप ही कर सकते हो। आप बाकी माइंड सभी बहुत बड़े बड़े माइंड है, आपका माइंड जरा छोटा है, इसलिए आप में फिट बैठनी सी, मुझे पहले ही पता था ये। चले आगे चलते हैं बच्चों। तो इसमें अब हम इसमें जो सबसे पहला वो आइसोटोप एक्सचेंज रिएक्शन है, जिसमें हम एक एटम को रिप्लेस कर देते हैं सम सॉर्ट ऑफ जो है रेडियो एक्टिव आइसोटोप के साथ। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाता है। दूसरा है आपके पास इंट्रोडक्शन ऑफ, ये जरा टेबल के ऊपर आ जाओ, 6.1 जो टेबल है इसके ऊपर बच्चे आ जाओ। ठीक है, ओके। अब जो दूसरा है वो इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन लेबलिंग है। इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन लेबलिंग से मुराद ये है कि आप मॉलिक्यूल को नहीं छेड़ते, मॉलिक्यूल बाहर से एक एटम उसके साथ जाकर टैगिंग करवा देते, जैसे कम्प्लेक्स फॉर्मेशन करवा देते हैं हम। जैसा कि बहुत सारे, अगर आप थोड़ा सा लिटरेचर सर्च करेंगे तो एंटीबायोटिक के साथ या सिंपल मॉलिक्यूल के साथ टेक्नीशियम की लेबलिंग, टेक्नीशियम को लेबल कर दिया जाता है, लेकिन उसके किसी भी एटम को नहीं रिप्लेस किया जाता, बाहर से उसके साथ एक अटैच कर दिया जाता है, वो थ्रू कोऑर्डिनेशन कोवलेंट बॉन्ड या जिससे भी वो इंटरेक्ट कर दिया, जिससे इसे कहते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ अ फॉरेन लेबल, कि बाहर से आपने एक रेडियो आइसोटोप, जैसा कि टेक्नीशियम के कंपाउंड जितने भी हैं तकरीबन ऑलमोस्ट फॉरेन लेबलिंग के जरिए से ही होते हैं। क्लियर ये बात? दूसरी जो होती है वो लेबलिंग विद बाई फंक्शन चीलेटिंग एजेंट। सम टाइम ऐसा होता है कि फॉरेन लेबलिंग वहां से काम नहीं करती है, कि बराह रास्त आपका जो रेडियो आइसोटोप है वो कम्प्लेक्स नहीं बनाता आपके कैरियर मॉलिक्यूल के साथ, बराह रास्त नहीं बनाता। जैसा कि बहुत सारी प्रोटीन्स है, बहुत सारी प्रोटीन्स के साथ या किसी भी हार्मोन के साथ बराह रास्त कोई भी रेडियो आइसोटोप बॉन्ड नहीं बनाता, क्योंकि प्रोटीन्स कम्प्लेक्स फॉर्मेशन नहीं करती हैं। ठीक होगी बात? क्या किया जाता है, इनके साथ एक ऐसा मॉलिक्यूल लगाया जाता है, बॉन्डिंग की जाती है, जिसके पास ये एबिलिटी होती है कि वो चीलेशन करें या कम्प्लेक्स फॉर्म करें रेडियो आइसोटोप के साथ। इस मॉलिक्यूल को हम कहते हैं बाई फंक्शनल चीलेटिंग एजेंट। बाई फंक्शनल से मुराद ये कि दो काम करता है, एक तो कैरियर मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बनाता है और दूसरा रेडियो आइसोटोप के साथ कम्प्लेक्स बनाता है। तो ड्यू टू दिस रीजन दिस इज कॉल्ड बाई फंक्शनल चीलेटिंग एजेंट। तो तीसरा जो चौथी है वो बायोसिंथेसिस। बायोसिंथेसिस ये होती है कि आप आपको एक चीज इल्म होना चाहिए कि बहुत सारे जो एंटीबायोटिक्स हैं वो बैक्टीरिया से आइसोलेट की गई हैं, बहुत सारी एंटीबायोटिक। इट शुड बी इन योर माइंड, आपको क्लियर होनी चाहिए। एंटीबायोटिक 3 तरह की हैं, नहीं मैं सॉरी 2 तरह की हैं, एक सिंथेटिक और एक नेचुरल। जो सिंथेटिक हैं वो आप लेबोरेटरी में प्रिपेयर की हैं, और जो नेचुरल हैं वो आपने आइसोलेट की हैं ऑर्गेनिज्म के कल्चर से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कल्चर से आइसोलेट। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीट करता है केमिकल, उनके अंदर ये एंटीबायोटिक्स मौजूद होती हैं जो उन्हीं को किल करने की सलाहियत रखती हैं। तो लिहाजा बहुत सारे ऐसे फंजाई हैं, सॉरी एल्जीज हैं, फंजाई हैं, या आपके पास बहुत सारे आपके पास बैक्टीरिया हैं विच दैट इमिट रेडियो सम सॉर्ट ऑफ केमिकल, जो कि एंटीबायोटिक का काम करते हैं। अब अगर इन्हीं कल्चर के अंदर जो है बैक्टीरियल कल्चर है, जहाँ पे वो मुख्तलिफ तरह के केमिकल एक्सट्रीट कर रहे हैं, उन्हीं के अंदर रेडियो आइसोटोप को इनक्यूबेट कर दिया जाए, मिक्स कर दिया जाए, तो जो मॉलिक्यूल जैसे वहां से निकलते हैं, एक्सक्रीट होते हैं फ्रॉम दी ऑर्गेनिज्म, तो वो उनके साथ लेबल हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड बायो लेबलिंग, दिस इज कॉल्ड बायोसिंथेसिस। आगे आपके पास रिकॉइल लेबलिंग। तो रिकॉइल लेबलिंग ये होती है कि आप किसी मॉलिक्यूल को कह लें कि लेबल करते हैं, लेकिन ये पहले आप मॉलिक्यूल किसी और के साथ लेबल करते हैं, ठीक है।
जब किसी मालिक्यूल को किसी के साथ लेबल करते हैं तो फिर इसको होश आती है कि ये वो लेबल हो गया उसके साथ, ये तो मुझे होना चाहिए था, तो वो उसको फिर वो उसकी जगह उसको रिप्लेस कर देता है। लेकिन अगर वो डायरेक्ट वो मालिक्यूल वहां पे हो तो वो उसके साथ लेबलिंग नहीं करता। ठीक है, मिसाल के तौर पे जैसा कि आप यूनिवर्सिटी में देखते हैं कि तहसीन का अगर दोस्त हमाद बन जाता है तो ये जो अशफाक साहब है इन्हें फिर जब तक वो अकेले अकेले थे, ना अशफाक को तहसीन का ख्याल था ना अशफाक को हमाद का ख्याल था, लेकिन हमाद के साथ इसकी थोड़ी सी लगती थी, तो क्या हुआ, जैसे वो तहसीन का दोस्त बना तो इसके फौरन ज़हन में आ गया ये क्या हो गया, अब तो मैंने हमाद को वहां से रिप्लेस करना ही करना, ये तो आपस में दोस्ती होगी, तो हमाद को वहां से निकालने के लिए ये खुद वहां पे एंटर हो जाएगा। तो ये रिकॉइल लेबलिंग कहलाती है या रिकॉइल स्ट्रेटजी कहलाती है कि अगर वो तन्हा है अकेले अकेले हैं तो फिर इसे कोई फर्क नहीं, फिर उसके साथ तहसीन के साथ दोस्ती भी नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही उसके साथ कोई ऐसा इसका दुश्मन दोस्ती कर लेगा ये फौरन वहां से उसको निकालने की कोशिश करेगा, फिर उसके साथ दोस्ती खुद करेगा। दिस इज कॉल्ड रिकॉइल स्ट्रेटजी। ओके, बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। अगली है एक्साइटेशन लेबलिंग, जिसके अंदर एक्साइटेशन आप करवाते हैं। मिसाल के तौर पे कोई मालिक्यूल है और उस मालिक्यूल को सॉरी मालिक्यूल है उसके अंदर कोई आइसोटोप मौजूद है, आप उसको एक्साइट करवा दें तो दिस इज कॉल्ड एक्साइटेशन लेबलिंग। सिंपल। लिहाजा ये जो आखिरी दो लेबलिंग है इनका कोई इतना रोल नहीं होता, ये आमतौर पे नहीं इस्तेमाल की जाती, ना इनकी कोई इतनी है, लेकिन जो सबसे ज्यादा लेबलिंग की जा रही है वो एक सबसे पहले वाली है, दूसरे वाली है, तीसरे वाली है। ये पहली तीनों जो रेडियो लेबलिंग है ये आम है, कॉमन है। दे एक्चुअली परफॉर्मिंग एक्सीलेंटली इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। आइसोटोप एक्सचेंज यानी कि जैसा कि फ्लोरीन की जगह फ्लोरीन लगा देना, कार्बन की जगह पे कार्बन लगा देना। इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन लेबलिंग के टेक्नीशियम रेडियो फार्मास्यूटिकल टेक्नीशियम या आयोडीन को किसी मालिक्यूल के साथ डायरेक्ट लेबल कर देना कैरियर मालिक्यूल के साथ। तो जो तीसरी है लेबलिंग विद बाईफंक्शनल चीलेटिंग एजेंट, कि आपका जो रेडियो आइसोटोप है डायरेक्टली आपके कैरियर मालिक्यूल के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता। यू शुड हैव टू टेक अनदर स्ट्रेटजी कि आप एक मालिक्यूल अपने कैरियर मालिक्यूल के साथ लगाते हैं जिसके अंदर ये खासियत मौजूद है कि वो एक तरफ तो आपके कैरियर मालिक्यूल के साथ बॉन्ड बना लेता है, दूसरी तरफ कॉम्प्लेक्स बनाता है आपके रेडियो आइसोटोप के साथ। तो दिस इज कॉल्ड बाईफंक्शनल चीलेटिंग एजेंट। तो दिस इज इसको हम सालस भी कह सकते हैं कि दो मदइयों के दरमियान या दो फरीकों के दरमियान में इत्तेहाद कायम करने वाला बाई फंक्शनल चीलेटिंग एजेंट के दोगलेपन दोगला काम करता है ये उधर भी इधर भी। ओके बच्चे ये थोड़ा सा आगे करो। इशफाक इसको ऊपर करो। ये सारा हो गया, हाँ ये सारा हो गया, ये डिटेल मैंने बता दिया। आगे चलो आगे चलो, ये आपने खुद ही करना है इसको, ये बता दी सारी डिटेल बता दी, डोंट वरी। इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं वो आप खुद आप देख लीजिएगा। ओके ये भी मैंने बता दिया आइसोटोप इफेक्ट क्या होता है, आइसोटोप कैरियर फ्री क्या होता है ये भी आपको बताया हुआ है सारा। प्यूरिफिकेशन एनालिसिस ये भी क्लियर है। ओके शेल्फ लाइफ, हाँ शेल्फ लाइफ से मुराद ये होती है कि रेडियो फार्मास्यूटिकल आप कितनी देर तक बनाने के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं, ये उसकी शेल्फ लाइफ कहलाती है। ठीक है, वो स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करती है कि हाउ मच इट इज स्टेबल। जी आवाज क्या कहा मेरे बच्चे ने, आवाज नहीं आई मुझे। आवाज नहीं आई। ओके ठीक है आगे चलो, फिर आगे चलो। स्पेसिफिक मेथड ऑफ लेबलिंग ये रहने दीजिए, ये कोई जरूरत नहीं है। आगे चलें आगे चलें। रेडियो आयोडीनेशन है ये एक अच्छा प्रोसेस है, ये आप कर दीजिएगा, कोई जरूरत वैसे। आगे चलो, नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं, रहने दो, आगे चलो आगे चलो आगे चलो। रेडियो आयोडीनेशन रहने देना, आगे चलते हैं, आगे चलो आगे चलो। ठीक हो आगे चलो बेटा, यस आगे चलो आगे चलो। नेक्स्ट 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 आई, मेथड नहीं, आगे चलो। यस
ये हमारे पास आ जाता है जनरल केमिस्ट्री ऑफ टेक्नीशियन। दिस इज यहाँ ऊपर नीचे ऊपर करो ऊपर करो ऊपर करो, यस ऊपर करो ऊपर, ठीक है। अच्छा ठीक है, यहीं पे आप रोको जरा। अच्छा बच्चे, ये है कि जो टेक्नीशियन है डेफिनेटली अगर जी आवाज आ रही मेरी? ओके। अच्छा, ये जो टेक्नीशियन है इसमें बहुत ज़्यादा काम 80 मोर देन 85% जो रेडियो फार्मास्यूटिकल डिज़ाइन या डेवलप की जाती हैं वो टेक्नीशियन की बेस पे की जाती हैं। इसकी एक खासियत ये है कि ये मोर कंपेटिबल है ह्यूमन बॉडी के साथ। बहुत कम एनर्जी है इसके, फोटॉन्स की 140 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये बॉडी को कुछ नहीं कहती, टॉक्सिसिटी नहीं देती हैं, ठीक है, और बहुत कम मकदार में ये अच्छा रिजल्ट देने की, इमेजिंग देने की सलाहियत रखती हैं। हाफ लाइफ 6 आवर है, 6 आवर के अंदर अंदर बहुत कुछ हम कर सकते हैं। स्कैनिंग कर देते हैं, लेबलिंग कर देते हैं, पेशेंट को फारिग कर सकते हैं कि आप का स्कैन हो गया, सारी स्टडी मुकम्मल कर सकते हैं। तो ये इसकी कमाल की है। और फिर जल्दी जल्दी 6 आवर के बाद आधी रह जाती है, अगले 6 आवर के और आधी रह जाती है, और 24 घंटे के बाद बहुत ही कम एक्टिविटी बॉडी के अंदर। लिहाजा अगर उसके साथ केयरिंग के लिए उसके पेशेंट के साथ मौजूद हैं तो उनको भी कोई खतरा इससे नहीं होता। लेकिन कुछ ऐसे भी रेडियो आइसोटोप्स है जो बॉडी को दिए जाते हैं, तो उसके साथ जो पेशेंट केयरिंग लोग होते हैं उनको एडवाइस ये किया जाता है कि आप उसके पास नहीं जाएंगे अगले 2 दिन 3 दिन के लिए कंप्लीटली। तो ये एक इशू होता है, लेकिन ड्यू टू टेक्नीशियन ऐसा कोई इशू एग्जिस्ट नहीं करता। रही बात इसकी केमिस्ट्री की, ये 43 इसका एटॉमिक नंबर है और 99 इसका एटॉमिक मास है। मेटास्टेबल स्टेट में ही होता है। मेटास्टेबल स्टेट के ये स्टेबल स्टेट से बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर वाली स्टेट के ऊपर स्टेबल हो जाता है 6 घंटों के लिए, और फिर वहां से आइसोमेरिक ट्रांजिशन से मुराद ये है कि ये इसका किसी जो प्रोटॉन या न्यूट्रॉन होता है वो एक ऑर्बिटल के अंदर मौजूद होता है, स्टेबल ऑर्बिटल से थोड़ा सा ऊपर, तो वो वहां से शिफ्ट होकर नीचे आ जाता है स्टेबल ऑर्बिटल के अंदर, तो वहां से ये मुकम्मल तौर पे स्टेबल हो जाता है। लेकिन ये पॉजिटिव 7 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर कंपाउंड एल्यूट होता है जनरेटर के साथ, यानी कि परटेक्नेटेट की फॉर्म में, TCO4 नेगेटिव की फॉर्म में, यहाँ सोडियम परटेक्नेटेट की फॉर्म में एल्यूशन होती है इसकी। इसमें जो इसकी एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट बनती है वो पॉजिटिव 7 बनती है। पॉजिटिव 7 ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है, आवाज आ रही मेरी बच्चों? इंशाल्लाह ओके। पॉजिटिव 7 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर ये होता है कि ये किसी तरह का कोई कम्प्लेक्स नहीं बनाता। लिहाजा सबसे पहला जो काम किया जाता है टेक्नीशियन के कम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए या रेडियो फार्मास्यूटिकल डेवलप करने के लिए, वो ये किया जाता है, इसको रिड्यूस किया जाता है। सबसे पहला काम रिडक्शन की जाती है, यानी इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किए जाते हैं। इससे इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करके क्या किया जाता है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को पॉजिटिव 7 से पॉजिटिव 5 पे लाया जाता है, पॉजिटिव 4 पे लाया जाता है। At this oxidation state, now it have ability to accept the electron and to make a complex. तो इस स्टेट के ऊपर ये फिर कम्प्लेक्स बनाने की सलाहियत रखता है। देयर आर सो मेनी रिड्यूसिंग एजेंट व्हिच एक्चुअली यूजिंग फॉर द रिडक्शन ऑफ ए टेक्नीशियन, दैट इज सोडियम बोरोहाइड्राइड है, लिथियम बोरोहाइड्राइड है, ठीक है, इस तरह से स्टेनस टार्ट्रेट है, सल्फानिक एसिड है, स्टेनस क्लोराइड है। देयर आर सो मेनी, बट आम तौर पे जो लेबोरेटरीज के अंदर इस्तेमाल किया जाता है वो स्टेनस क्लोराइड इस्तेमाल किया जाता है बहुत ज़्यादा, बिकॉज इजीली अवेलेबल है और इसको हैंडल करना बहुत आसान होता है। इससे जो प्रोडक्ट बनती है वो सिंपल क्लोरीन आयन होते हैं, वो इजीली वहाँ से निकल जाते हैं। तो ड्यू टू दैट रीज़न इसकी जो इम्प्योरिटीज़ होने के चांसेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं। हाँ, एक इम्प्योरिटी इसकी बनती है, वो कोलाइडल फॉर्मेशन होती है, वो स्टेनस वाटर के साथ मिलके क्या करता है, कोलाइड्स बना देता है, दूधिया सी शक्ल। लेकिन उसको भी ओवरकम कर दिया जाता है बाय मेकिंग सम सॉर्ट ऑफ एट लो पीएच। तो उसको भी ऑलमोस्ट लोएस्ट अमाउंट ऑफ स्टेनस क्लोराइड की इस्तेमाल की जाती है ताकि एक्स्ट्रा स्टेनस वहाँ पे मौजूद ही ना हो। जब मौजूद नहीं होगा तो वो कोलाइडल फॉर्मेशन नहीं देगा। तो इसके लिए फिर एक कह लें कि एक पूरी हेड एंड ट्रायल मेथड किए जाते हैं। कम से कम अमाउंट ऑफ सोडियम की स्टेनस क्लोराइड की लेके लेबलिंग परफॉर्म की जाती है। अगर
कम से कम के साथ अगर देखें, अगर फर्ज करें कि ये सारे टेक्नीशियन को रिड्यूस नहीं करता, क्योंकि इसकी अगर मकदार अपनी कम हो और टेक्नीशियम इसके मुकाबले में ज्यादा हो, तो डेफिनेटली व्हाट हैपन कि बहुत सारा टेक्नीशियम पॉजिटिव 7 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर रह जाएगा और वो बाइंड नहीं करेगा, वो फ्री हालत में उसके अंदर आएगा। तो जब आप एनालिसिस करेंगे तो वहां पे आपकी लेबलिंग क्वांटिटी कम भी होगी और और साथ क्या होगा कि आपकी जो फ्री है वो ज्यादा आएगा। तो फिर आप जब फ्री ज्यादा हो तो फिर डेफिनेटली आपने थोड़ा सा और स्टैंडर्ड्स बढ़ाना है ताकि और इसकी रिडक्शन हो, जो फ्री बचा हुआ है। जब उसकी रिडक्शन होगी और लेबल हो जाएगा तो फ्री और कम हो जाएगा। फिर एक वक्त ऐसा आएगा आप और बढ़ाएं तो एक वक्त में आपके पास बहुत कम मकदार में फ्री रह जाएगा। तो जब बहुत कम मकदार में रह जाएगा तो हो सकता है वहां पे आपकी कोलाइडल फॉर्मेशन बनना शुरू हो जाए। उसका मतलब ये होता है कि वहां पे आपके जो स्टेनस फ्री रह गया, स्टेनस में जो स्टेनस पॉजिटिव 2 फॉर्म में ये होता है आमतौर पे, तो पॉजिटिव 2 फॉर्म से पॉजिटिव 4 में जाता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करके। तो जब ये टेक्नीशियम ही नहीं बचे तो स्टेनस ऐसा स्टेनस पॉजिटिव 2 फॉर्म में रहेगा तो व्हाट हैपन, वो कोलाइडल फॉर्मेशन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा क्योंकि अब फ्री है। अब जब फ्री होगा, कहते हैं ना एम्प्टी माइंड ऑलवेज अ हाउस ऑफ डेविल, कि जब कोई माइंड खाली होता है तो वो हाउस ऑफ डेविल बनता है। तो डेफिनेटली इंसान को अच्छे अमूर करते रहना चाहिए। अगर वो थोड़ा सा भी फारिग बैठेगा तन्हाई, जैसे कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम का कौल है कि मोमिन की पहचान उस वक्त होती है जब वो तन्हा होता है। तो तन्हाई एक्चुअली गिव यू बेस्ट पैरामीटर आइदर इट इज अ पॉइसमैन और नॉट। तो सिमिलरली स्टेनस क्लोराइड को जैसे फ्री हालत मिली कि देयर इज नो टेक्नीशियम फॉर रिडक्शन, तो ये अकेला जब था तो ये फॉरन कोलाइडल फॉर्मेशन। लिहाजा इट इज वेरी एक्सीलेंट स्टडी इन ऑर्डर टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन फ्री बिटवीन कोलाइडल फॉर्मेशन एंड बिटवीन द लेबल कंपाउंड्स। सो ये इसकी केमिस्ट्री। अब इसको जब हम लेबलिंग करते हैं तो डेफिनेटली यू शुड कीप इन योर माइंड एक तो रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल है, एक आपका एक्टिविटी है रेडियो एक्टिविटी टेक्नीशियन, तीसरा आपका लेगेंड है जिसके साथ आपने लेबल करना। ये 3 पैरामीटर तो पक्के। अब चौथी बात रही पीएच की, क्योंकि पीएच बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो पीएच है ये एक्चुअली आपकी जो रिडक्शन को भी कंट्रोल कर रही होती है, आपकी कॉम्प्लेक्स फॉर्म स्टेबिलिटी को भी कंट्रोल कर रही होती है और आपकी लेबलिंग को भी कंट्रोल कर रही होती है। बात का और ख़ास पीएच के ऊपर इनकी डोनेशन और एक्सेप्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल होती है। तो पीएच वाज कंट्रोल आल्सो कहने के एडजस्ट की जाती है, ऑप्टिमाइज की जाती है और उस ऑप्टिमाइजेशन के लिए आप सोडियम 0.15 मोलर ACl या सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं इन दिस सोल्यूशन और फिर पर्टिकुलर टाइप ऑफ टेम्परेचर का आप स्टडी करते हैं। लिहाजा ये 3-4 चीज़ें आप इस पैरामीटर्स को स्टडी करते हैं और जब ये 3-4-5 पैरामीटर स्टडी करके ऑप्टिमाइज कर देते हैं, रेडियो फार्मास्यूटिकल बन जाती है, तो अगला स्टेप क्या होता है, इसकी स्टेबिलिटी। जैसा कि अभी आपको मैंने कहा सेलाइन के अंदर और सीरम के अंदर स्टेबिलिटी चेक करते हैं। जब यहाँ पे भी पास हो जाती है तो देन यू विल हैव टू इंजेक्ट इनटू द ह्यूमन माइस बॉडी, और माइस की बॉडी के अंदर इसकी इंजेक्ट करते हैं और फिर देखते हैं ये कहाँ कहाँ जाती है। अगर तो पूरी बॉडी में ये फौरन, क्योंकि पूरी बॉडी के अंदर वो हेल्दी माइस है और उसके ऊपर कोई डिजीज नहीं है, तो इट हैज नो एनी टारगेट इनसाइड द एनिमल। तो अगर टारगेट नहीं है तो इसे फिर किसी जगह कम्युलेट नहीं होना चाहिए, ये फौरन किडनी से बाहर पास कर देनी चाहिए। तो ये देखा जाता है कि क्या ये किसी आर्गन के अंदर स्टे तो नहीं किया, तो ये अगला इसका मरहला होता है, तो कि स्टे ना करे किसी अगर। फिर उसके बाद क्या किया जाता है, खुद से उसी माइस या कोई नए माइसिस के अंदर इन्फेक्शन इंड्यूस करवाया जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन या ट्यूमर इंड्यूस किया, कैंसर इंड्यूस करके फिर दोबारा ये इंजेक्ट की जाती है। फिर ये देखा जाता है अब तो इसका टारगेट भी मौजूद है बॉडी के अंदर, टारगेट के ऊपर कितनी होती है, और बाकी सारे आर्गन नॉन टारगेट है। तो इन दिस रिगार्ड नॉन टारगेट टू टारगेट रेशो कैलकुलेट फिर की जाती है और इन सभी चीजों को इमेज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ स्पेक्ट कैमरा के जरिए से। तो ये बच्चों ने काम किए हुए हैं सभी में, जो ऑलरेडी कर चुके हैं, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, और उनके पास काफी सारे पेपर भी पब्लिश हुए हुए हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग वर्क है यहाँ पे आता कि वो फिर पूरा की पूरी स्टडी की जाती है कि व्हाट ये इसी के अंदर, यानी कि हाउ वी कैन मेक अ कॉम्प्लेक्स विद टेक्नीशियम और लाइक दैट। तो बच्चों आज का लेक्चर तो मैं यहीं पे खत्म करूंगा इंशाल्लाह। कल वी विल स्टडी अबाउट द क्वालिटी कंट्रोल, मुकम्मल एक लेक्चर दूंगे, यही 2 लेक्चर ही होंगे, जैसा कि आज 2 लेक्चर हुए हैं, 2 दफा मीटिंग। तो
और उसके बाद फिर मंडे जुमे को सॉरी ट्यूसडे सैटरडे को आई विल गिव यू सम असाइनमेंट ऑफ 30 मार्क्स एंड असाइनमेंट ऑफ 12 मार्क्स। दोनों असाइनमेंट्स आपको दूंगा। आप क्या करेंगे, आप वो असाइनमेंट्स बनाएंगे। आपके पास 5 दिन आपको मैं दूंगा। 5 दिन के अंदर आपने वो असाइनमेंट तैयार करनी है दोनों। फिर आपने उन असाइनमेंट को बेहतरीन यानी कि हैंड राइटिंग, और उस हैंड राइटिंग के लिए आपको मैं एक पैटर्न दे दूंगा। इस तरह की आपकी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी ने बहुत बड़ा बड़ा लिखा हो, किसी ने बहुत छोटा। तो एक मॉडरेट तरीके से आपको लिखा हुआ होना चाहिए और अच्छे तरीके से उसकी डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए। और फिर उसकी PDF फाइल आपने बना के वो मुझे नहीं सेंड करनी, बल्कि वो सेंड कर देनी है इसको, अल्लाह आपका भला करे, ये इशफाक को। और इशफाक क्या करेगा, उसको एक फोल्डर मुकम्मल बना वो मुझे सेंड कर देगा। ठीक है, उसमें ये होगा कि एक तो आपने प्लेजिज्म नहीं करना, किसी की तरफ नकल नहीं करनी, हर बच्चा अपना करेगा। तो ये मुझे सेंड हो जाएंगी दोनों। तो फिर मैं हर एक की फाइल को निकालूंगा, या फिर कर देते हैं आप मुझे सेंड कर दें डायरेक्ट, आप मुझे सेंड करें, नो नीड टू सबमिट टू द इशफाक, क्योंकि ये पेपर आपको मैं ईमेल आईडी दूंगा। उस ईमेल के आईडी के ऊपर आपने उसको राइट अप करके, उस राइट अप की आपने तस्वीरें लेके उसकी PDF फॉर्म बना के मुझे अरसाल कर देनी है ईमेल आईडी के ऊपर। अपना नाम सब्जेक्ट के अंदर जब ईमेल लिखेंगे तो सब्जेक्ट के अंदर आपने अपना नाम, कि मेरा नाम आयशा रियाज है, आगे उसका रोल नंबर लिखा होना चाहिए, और MPhil सेमेस्टर 1, ये 3 चीजें सब्जेक्ट के अंदर, ईमेल के सब्जेक्ट के अंदर आपने लिखनी है, नाम, रोल नंबर और MPhil सेमेस्टर 1। ठीक है बच्चों, कल अगर आपने क्लास लेनी है तो थोड़ा जल्दी ले लें, थोड़ा जल्दी। कितने बजे? दोपहर के टाइम ले ली। अब देखिए 10:30 हो गए तो लेट बहुत हो जाता है। चले बच्चे ऐसा कर लेते हैं जी, ठीक है, ऐसा करते हैं कल इंशाल्लाह हम क्लास कितने बजे स्टार्ट करें? 3 बजे स्टार्ट कर दें जी? ठीक है सर, 3 बजे। चले जी, इंशाल्लाह 3 बजे क्लास स्टार्ट होगी, 3 बजे से लेके 5 बजे तक। जी सर, ठीक है। नहीं ना, हमने पिछला हफ्ता नहीं पढ़ा था, आज 2 क्लासें ले रहा हूँ ना मैं, इसलिए। चलें, विश यू ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपका हामी नासर। तो वी विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह।